Welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a new video regarding the Central Civil Rules, and it is about the CCS rules, classification control and appeal rules 1965. Today in this video we will discuss the first part 1, and in this video we will discuss rule 1 and 2, and we will also discuss the list of rules in this CCS rules 1965. This video is very important for all the KVS, NVS, UPSC principal, vice principal, PGT, TGT, PRT, office superintendent, SSA, JSA, administrative officers and all other central government employee. So if you do not subscribe my channel, then subscribe it now and watch the series of all the rules regarding the Central Civil Services rules, classification, control and appeal. तो आज के इस वीडियो में हम CCS रूल्स के पार्ट 1 के रूल नंबर 1 और 2 को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो की श्रृंखला में हम एक के बाद एक सारे जो CCS रूल्स हैं 1 से लेकर 37 तक उन सभी का जो है डिटेल्ड स्टडी करेंगे, ताकि आपको सभी तरह के एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां हम सबसे पहले इन CCS रूल के नंबर और उनका टाइटल जो है वो पहले जान लेते हैं कि कौन सा रूल किसके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो CCS रूल्स है, अगर हम इसको देखें तो ये टोटल जो है 9 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, CCS रूल्स के टोटल 9 पार्ट हैं। उसमें पार्ट नंबर 1 जो है वो सामान्य जानकारी है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, और इस जनरल इन्फॉर्मेशन में रूल नंबर 1, 2 और 3 आते हैं। रूल नंबर 1 जो है इन CCS रूल्स के टाइटल से रिलेटेड है। रूल नंबर 2 जो है इसके विभिन्न तरह की इंटरप्रिटेशंस, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है उनके इंटरप्रिटेशंस उसमें आते हैं। रूल नंबर 3 इसके एप्लीकेशंस के बारे में है कि ये रूल्स किन पर लागू होंगे। रूल नंबर 4 की बात करें, जो कि इसके पार्ट 2 में आता है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। सेंट्रल सिविल सर्विसेज की जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला रूल नंबर 4 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में है। 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज है कि सिविल सर्विसेज का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का रहेगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है, ग्रुप ABC जो है उनके बारे में है। और जनरल सेंट्रल सर्विसेज कौन सी हैं, तो ये चारों जो है मतलब 5 रूल आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, क्लासिफिकेशन में। थर्ड पार्ट जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में है, नियुक्ति प्राधिकारी के बारे में है, और इसमें रूल नंबर 8 और 9 ये 2 रूल जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रिलेटेड है। तो इन दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 8 नंबर रूल जो है अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट है, और 9 जो है अपॉइंटमेंट और टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो CCS रूल माना जाता है वो रूल नंबर 10 है, जो कि पार्ट 4 सस्पेंशन का पार्ट है। और रूल नंबर 10 जो है पूरा का पूरा CCS के ऊपर है। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रूल नंबर जो 1 to 10 है ये चैप्टर या पार्ट 1 से लेकर 4 तक है। अब पार्ट 5 की बात करें तो इसमें पेनाल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़, दंड और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के बारे में है। ये सारे जो रूल्स हैं इनका एक स्क्रीनशॉट जरूर आपको ले लेना चाहिए, ताकि क्या है रूल और उसके जो टॉपिक है उनके बारे में एक बार में आपको जानकारी मिल जाएगी एक साथ। रूल नंबर 11 जो है वो पेनाल्टीज़ है, कौन कौन सी पेनाल्टीज़ होती है, मेजर और माइनर पेनाल्टीज़ उनके बारे में है। 12 जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ है, अनुशासनात्मक जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं उनके बारे में है। रूल नंबर 13 जो है वो अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, वो कौन सी अथॉरिटी है जो इस प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व रहती है उनके बारे में है। पार्ट 6 जो इसका है प्रोसीड्यूर फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टीज, दंड की प्रक्रिया क्या है। CCS रूल्स में जो सस्पेंशन और इंक्वायरी के बाद जो दंड दिया जाता है उसके जो रूल है 14 से लेकर 20 तक इसके रूल है, जिसमें 14 में प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनाल्टीज़ का है, 15 में एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट है, 16 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, 14 और 16 दो रूल जो है बहुत काम के हैं, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टीज़ है, 17 में कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स है, 18 कॉमन प्रोसीडिंग्स है, 19 में स्पेशल प्रोसीजर्स इन सर्टेन केसेस उनके बारे में डिटेल रिपोर्ट है, 20 जो है प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर्स लैंड टू स्टेट गवर्नमेंट्स है, और 21 जो है प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर्स बोरोइंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट उनके रिलेटेड CCS रूल्स दिए गए हैं। ये पार्ट 6 है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम 7th पार्ट की बात करें तो इसमें अपील है। दंड मिलने के बाद अगर आप अपने मामले की अपील करना चाहते हैं आगे, तो उसकी प्रक्रिया जो है पार्ट 7 में दी गई है, और इसमें रूल नंबर 22 से लेकर 29 तक है। 22 जो रूल है, ऑर्डर्स अगेंस्ट विच नो अपील लाइज, वो सारे ऑर्डर जिसमें कोई अपील पेंडिंग नहीं रह गई है। 23 ऑर्डर्स अगेंस्ट विच अपील लाइज, जिसमें अपील बची हुई है। 24 अपेलाइट अथॉरिटी कौन कौन है जिनके आप अपील कर सकते हैं। रूल नंबर 25 जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील्स है, अपील कितने समय तक की जा सकती है उसके पीरियड के रिलेटेड है। 26 जो है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ अपील, किस टाइप की अपील होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या लिखा जाना चाहिए वो आता है। 27 जो है कंसिडरेशन ऑफ अपील है, अपील को किस तरह से कंसिडर किया जाता है उसके संबंध में जो भी धारणाएं हैं वो इसमें आती है। 28 और 29 जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इन अपील, इनके बारे में आता है। तो ये अपील की प्रक्रिया सारी जो है पार्ट 7 में है, रूल नंबर 22 से लेकर 29 के बीच में। पार्ट 8 जो CCS रूल्स का है वो रिवीजन एंड रिव्यू है, कि जो भी एक्शन लिया गया, पेनाल्टीज इंपोज की गई, उसके बाद अपील हुई और उसके बाद अगर कोई चेंजेस आते हैं तो रिवीजन एंड रिव्यू जो है रूल नंबर 29 में दे रखे हैं। 29 इसके दो पार्ट है, 29 में रिवीजन है और 29A में इसका रिव्यू दिया गया है। ये पार्ट 8 है। ठीक है। फिर लास्ट पार्ट आता है CCS रूल्स का, वो मिससेलेनियस, विविध प्रकार के इसमें जो हैं वो मिक्स रूल्स इसमें दिए गए हैं। इसमें सर्विसेज ऑफ ऑर्डर्स हैं, नोटिसेज हैं, वो रूल नंबर 30 में दे रखे हैं। पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड टू कंडोन डिले, ठीक है, किस किस को पावर्स दिए गए हैं कि वो टाइम में रिलैक्स दे सकते हैं, वो 31 में है। ओमिटेड करके जो है 32 में है। ट्रांजिटरी प्रोविजंस 33 रूल में है। रिपील एंड सेविंग जो है 34 में है, और 35 रूल जो है रिमूवल ऑफ डाउट से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से टोटल देयर आर 35 रूल्स इन CCS, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल जो है 1965 में, उसमें टोटल 1 to 35 रूल्स हैं, और टोटल जो इसमें 9th पार्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट टाइटल्स और उनके रूल अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी रहेगी इन रूल्स को समझने में। अब हम सबसे पहले CCS रूल्स के परिचय, इंट्रोडक्शन की बात करें कि ये रूल कहाँ से शुरू होते हैं, संविधान के किस आर्टिकल में इन रूल्स के बारे में लिखा है। तो संविधान के अनुच्छेद 309, ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। संविधान का आर्टिकल 309 और आर्टिकल 148 के खंड 5 में जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसका प्रयोग करते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद राष्ट्रपति ऐते द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 148, 309 में जो शक्तियां भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दी गई है, उनसे कंसल्टेशन के बाद राष्ट्रपति द्वारा इन नियमों का गठन किया गया है। तो ये नियम राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 और 148 के खंड 5 के द्वारा बनाए गए हैं। अब पार्ट 1 जो आता है वो सामान्य रूल्स जो है, जनरल इसकी डेफिनेशन है। तो इन नियमों के संबंध सामान्य जानकारी जो है इसके पार्ट 1 में दी गई है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 जो है वो है इन रूल्स का संक्षिप्त नाम, कि ये जो CCS रूल है इनका एग्जैक्ट नेम क्या रहेगा, ये पार्ट 1 के रूल नंबर 1 में दिया है। इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1965 कहा जाता है, और ये 1 दिसंबर 1965 से लागू हुए हैं। तो ये जो है रूल नंबर 1 है, इनका नाम क्या है और ये कब से लागू हुए हैं। दिस इज CCS रूल नंबर 1। ठीक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब हम पार्ट 1 के ही रूल नंबर 1 पर आते हैं। रूल नंबर 1 क्या है यहाँ पर अगर उसकी बात करें तो ये यहाँ पार्ट 2 ना होकर पार्ट 1 ही है। तो इसकी अगर हम बात करें तो रूल 2 जो है पार्ट 1 का है, उसमें सरकारी कर्मचारी के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का मीनिंग होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इसमें रूल 2 जो है सभी तरह की डेफिनेशंस जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और उससे रिलेटेड जो है उनके बारे में दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें CCS रूल्स में अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में पूछा जाता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो नियुक्ति प्राधिकारी होता है, और नियुक्ति प्राधिकारी कौन होता है, जिसको नियुक्त करने के लिए, जो किसी भी कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी है उसे नियुक्ति प्राधिकारी कहते हैं, या द अथॉरिटी एम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट, जो कोई अपॉइंटमेंट जो है
वो दे सकती है, ऐसे अधिकारी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। दूसरा, वह प्राधिकारी जिसने सरकारी सेवक को ऐसी सेवा ग्रेड या पद पर नियुक्त किया हो, जैसा भी मामला हो, यानी द अथॉरिटी विच अपॉइंटेड द गवर्नमेंट सर्वेंट टू सच सर्विसेज, यानी वो अधिकारी जिसने किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में लिया है, ठीक है, वो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और चौथा जो है, जो भी प्राधिकरण सर्वोच्च प्राधिकारी है, द अथॉरिटी विच अपॉइंटेड हिम टू दैट सर्विस और टू एनी ग्रेड इन दैट सर्विस और दैट पोस्ट, या वो अधिकारी जिसने उस व्यक्ति को किसी भी तरह की सरकारी सेवा में लिया है, वो जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहलाता है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी मीन्स नियुक्ति अधिकारी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पार्ट 1 के रूल 2 में लिखा है। पार्ट 1 का ही रूल 2 का जो अगला है, दूसरा बी जो है, संवर्ग प्राधिकरण। संवर्ग प्राधिकरण का मतलब यहाँ है कैडर अथॉरिटी। कैडर अथॉरिटी कौन है? जो उस सेवा को विनियमित करने वाले नियमों में है। कैडर अथॉरिटी में हैज़ द सेम मीनिंग एज इन द रूल्स रेगुलेटिंग द सर्विस, जो कि सेवा को रेगुलेट करने वाले हैं उन्हें उस सेवा में, ठीक है। रूल 2 का सी जो पार्ट है उसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट, ये जो है ये कौन सी होती है उसके बारे में लिखा है। केंद्रीय सिविल सेवा या केंद्रीय सिविल पोस्ट में क्या क्या होता है, तो इसमें रक्षा सेवाओं से संबंधित समूह की नागरिक सेवा या नागरिक पद ये शामिल होते हैं। यानी सिविल पोस्ट यानी रक्षा सेवा के अंतर्गत जो सिविल पोस्ट है वो भी इसका एक पार्ट मानी जाती है। वो डिफेंस सर्विस की जो सिविल पोस्ट है वो भी जो है केंद्रीय सिविल सेवा में मानी जाती है। बाकी जो डिफेंस सर्विसेज की अदर पोस्ट है वो सब डिफेंस सर्विसेज का पार्ट होती है, लेकिन उसमें जो सिविल पोस्ट है वो केंद्रीय सिविल सेवा का पार्ट होती है, ठीक है। पार्ट 1 का रूल 2 का जो डी है वो कमीशन। व्हाट डू यू मीन बाय कमीशन? तो कमीशन का मतलब जो यहाँ इस CCS रूल में दे रखा है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी लोक संघ सेवा आयोग है। आयोग का मतलब अगर शॉर्ट में कहीं आयोग लिखा है इसका मतलब वो संघ लोक सेवा आयोग है। फिर रक्षा सेवाएं किसे कहते हैं? डिफेंस सर्विसेज का मीनिंग क्या है? तो रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के तहत वे सेवाएं जिनका भुगतान जो है डिफेंस सर्विसेज से किया जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जिनका भुगतान होता है वो सारी सब डिफेंस सर्विसेज आती है, ठीक है। इट मीन्स सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के अधीन जो भी सेवाएं हैं वो रक्षा सेवाएं कहलाती है। च जो है या एफ जो पॉइंट है रूल 2 का पार्ट एफ, भारत सरकार का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स any establishment or organization declared by the president by a notification in the official gazette to be a department of the government of India। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी आधिकारिक राजपत्र में किसी अधिसूचना के द्वारा कि भारत सरकार में कोई अगर विभाग घोषित किया है तो उसे डिपार्टमेंट कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा अपनी किसी अधिसूचना या आदेश में कोई प्रतिष्ठान या संगठन को डिपार्टमेंट घोषित किया है तो वो डिपार्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये डिपार्टमेंट की डेफिनेशन है वो इसमें दे रखी है। पार्ट 1 का ही रूल 2 अगर इसमें बात करें तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी का मीनिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। वो कौन होता है? तो इसका मीनिंग है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का मतलब सक्षम प्राधिकारी जो किसी सरकारी कर्मचारी पर नियम 11 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को लागू करने में सक्षम है। यानी नियम 11 में जो पेनाल्टीज़ वाला जो नियम है उसमें अगर किसी व्यक्ति पर वो दंड दे सकता है, दंड देने का अधिकारी है, तो वो अनुशासनात्मक अधिकारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहलाएगा। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सरकारी सेवक, गवर्नमेंट ऑफिसर कौन होगा? उस व्यक्ति से गवर्नमेंट ऑफिसर कौन होगा कि जो किसी सेवा का सदस्य संघ या राज्य सेवा के अधीन एक सिविल पद धारण करता हो। उसमें विदेश सेवा का भी कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी राज्य सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के निपटान में रखी गई है। यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का वह व्यक्ति जो सरकारी सेवक कहा जाएगा, ठीक है। जो विदेश सेवा में कार्य करता है लेकिन वो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वेतन प्राप्त करता है तो वो भी सरकारी सेवक होगा। एक सेवा का सदस्य या एक राज्य सरकार के अधीन एक सिविल पद धारण करता है
या फिर वो किसी एक राज्य या केंद्र सरकार में कोई सिविल पोस्ट रखता हो, होल्ड करता हो, तो भी वो क्या है, केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी कहलाएगा, सरकारी सेवक कहलाएगा। एक स्थानीय या अन्य प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटीज़ जो होती है, उनका भी कोई व्यक्ति जो है वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई पोस्ट होती है, वो भी सरकारी सेवक जो है कहा जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वही यहाँ पर है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट में केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी होता है। जो विदेश में किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी होगा वो भी सरकारी सेवक ही होगा। जो लोकल अथॉरिटी में जो होते हैं वो भी जो है सरकारी कर्मचारी ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी सब डेफिनेशंस जो है पार्ट 1 CCS के पार्ट 1 रूल 2 में दे रखी है, ठीक है। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये कौन होता है, विभाग का प्रमुख। तो इसका अर्थ है मौलिक और पूरक नियमों या सिविल सेवा विनियमों के तहत विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्ति, अनुशासनात्मक, अपीली या समीक्षा प्राधिकारी के रूप में जो शक्तियों का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति जो है वो विभाग का प्रमुख कहलाता है। यानी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, अपीलाइट अथॉरिटी भी होता है एंड रिव्यूइंग ऑफिसर भी होता है, ये सारे जिसके पास अधिकार होते हैं उसे विभाग का प्रमुख कहा जाता है। दूसरा, कार्यालय प्रमुख, ठीक है। कार्यालय प्रमुख कौन होता है, तो ये सामान्य वित्तीय नियमों के तहत कार्यालय के प्रमुख के रूप में घोषित प्राधिकरण जो नियुक्ति, अनुशासनात्मक, अपील या समीक्षा प्राधिकारी के रूप में शक्तियों का प्रयोग करने के उद्देश्य से है। कार्यालय प्रमुख का मतलब वह व्यक्ति जो इस तरह के अपॉइंटिंग, डिसिप्लिनरी, अपीलाइट और रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में जो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वो भी जो है वो कार्यालय प्रमुख कहा जाता है। फिर थर्ड आता है शेड्यूल या अनुसूची। अनुसूची का अर्थ है जो इन नियमों की लिस्ट है उसे अनुसूची या शेड्यूल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, एक बार फिर से देखिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज द पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स इज अपॉइंटिंग, डिसिप्लिनरी, appellate और reviewing authority, means the authority declared to be the head of the department under the fundamental and supplementary rules or the civil service regulation एज द केस मे बी। यानी FRSR रूल्स के द्वारा जिस व्यक्ति को जो है डिसिप्लिनरी जो है अथॉरिटी के रूप में या फिर अपीलाइट अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रूप में रखा गया है, वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। हेड ऑफ द ऑफिस कौन होता है, कार्यालय अधीक्षक कौन होता है, कार्यालय अध्यक्ष कौन होता है, तो वो यहाँ पर ये भी वो व्यक्ति है जो जिसके पास ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी या अपीलाइट या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी के जो GFR रूल्स में दे रखा है, वो व्यक्ति भी जो है हेड ऑफ ऑफिस कहलाता है। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट से, इन नियमों की लिस्ट को शेड्यूल कहा गया है। फिर सेक्रेटरी की बात करते हैं। सेक्रेटरी की डेफिनेशन क्या है, सचिव किसको कहते हैं, तो सचिव का अर्थ किसी भी मंत्रालय विभाग में भारत सरकार के सचिव से। भारत सरकार का जो सेक्रेटरी है वो सेक्रेटरी है। अब सेक्रेटरी इसके अलावा, भारत सरकार के सेक्रेटरी के अलावा भी सेक्रेटरी होते हैं जो एक विशेष स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी हो सकता है, ठीक है। किसी मंत्रालय विभाग में स्वतंत्र प्रभाव का जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है वो भी सेक्रेटरी के रूप में जाना जाएगा। कैबिनेट सचिवालय के संबंध में जितने भी कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं वो सब भी सेक्रेटरी पोस्ट है। राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव या राष्ट्रपति के सैन्य सचिव जैसे भी मामले हों वो सारे भी क्या है, सेक्रेटरी हैं। प्रधानमंत्री सचिवालय में प्रधानमंत्री के सचिव के संबंध में जो है वो भी जो है सेक्रेटरी पोस्ट है। योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन है जिसको अब नीति आयोग कहते हैं, तो उसके भी जो सेक्रेटरी हैं या अपर सचिव है वो सेक्रेटरी कहलाते हैं। और उसके बाद यहाँ सेवा, सर्विस किसको कहते हैं, जो संघ की जो सिविल सेवा है, नागरिक सेवा है, उसे जो है सेवा यहाँ सर्विस के रूप में कहा गया है, ठीक है। ये सारे देख लीजिए एक बार। सेक्रेटरी मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्पेशल सेक्रेटरी और एन एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है। अ जॉइंट सेक्रेटरी प्लेस्ड इन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है। इन रिलेशन टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, वो भी जो है सेक्रेटरी कहलाएगा। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, राष्ट्रपति सचिवालय में जो भी सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट है और मिनिस्ट्री सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट है, वो सारे सब सेक्रेटरी पोस्ट हैं। इन रिलेशन टू प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भी जो सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है वो भी सेक्रेटरी पोस्ट है। और प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग में जो है वो सेक्रेटरी है, वो भी सेक्रेटरी कहे जाएंगे, ठीक है। और सर्विसेज का मीनिंग जो है सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, संघ की लोक सेवा को सेवा कहा गया। स्टार्ट करते हैं हम इन रूल्स को। सबसे पहले आता है कि रूल में है क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट ए
जो है सीसीए रूल्स का वो सामान्य जानकारी है। सामान्य जानकारी में 3 रूल है, 1, 2 और 3, जिसमें 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं। पहला है शोर टाइटल। ये रूल्स का जो शोर टाइटल है 1965 में रूल बने थे, वो जानकारी जो है रूल 1 में है। इंटरप्रिटेशन इन रूल्स का जो है, इसमें विभिन्न जो वोकेबलरीज है, विभिन्न ऑफिसर्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ है, वो कौन कौन होंगे, वो इंटरप्रिटेशन हमने रूल 2 में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये रूल किन पर अप्लाई होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सीसी रूल्स 1965। और उसके बाद पार्ट 2 जो स्टार्ट होता है उसमें वर्गीकरण दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जो पार्ट 2 है वो सीसीए का गवर्नमेंट सर्विसेज का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखता है। तो उसमें रूल नंबर 4, 5, 6 और 6A, ये 4 रूल हैं जो वर्गीकरण से संबंधित है। तो इन चारों ही रूल्स और एप्लीकेशंस के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो रूल नंबर 3 एक्चुअली है क्या? तो रूल नंबर 3 है कि ये जो सीसीए रूल्स हैं 1965, ये किन पर लागू होंगे, ठीक है, ये किन किन जॉब्स में एप्लीकेबल होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल्स इज इन रूल नंबर 3। ओके, तो ये नियम जो है रक्षा सेवाओं के प्रत्येक सिविल सर्वेंट जो है, ठीक है, जो डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें भी जो सिविल पोस्ट है उसके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन पर तथा सभी तरह के सरकारी कर्मचारी पर लागू होते हैं सीसी रूल्स। ठीक है, सभी गवर्नमेंट कर्मचारी, साथ ही साथ जो है डिफेंस की भी जो सिविल पोस्ट है उन पर लागू होते हैं। लेकिन ये किन पर लागू नहीं होते? सब पर तो लागू होते हैं, लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसी पोस्ट है या डिपार्टमेंट्स है जहां पर सीसीए के रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले हम देखते हैं किन में एप्लीकेबिलिटी नहीं है इन रूल्स की। तो सबसे पहले जो है ये रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे भारतीय रेल के सभी कर्मचारियों जो नियम 102 में परिभाषित हैं। भारतीय रेल स्थापना संहिता के खंड 1 के नियम 102 में परिभाषित जो भी रेल कर्मचारी हैं उन पर ये रूल लागू नहीं होते हैं। तो रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए सीसीए और सीसीए रूल जो है एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है उन पर भी ये लागू नहीं होते हैं, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं। ठीक है, फिर जो कैजुअल लेबर्स हैं, आकस्मिक रोजगार वाले जो हैं, उन पर भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, चौथा, कोई भी व्यक्ति जो 1 महीने में कम समय के नोटिस पर सेवा के मुक्त होने के अधीन है, या बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के जो जॉब्स होते हैं जो 1 महीने से भी कम समय के भी रहते हैं, ऐसे किसी भी जॉब में भी ये नियम एप्लीकेबल नहीं होते हैं। पांचवा, कोई भी व्यक्ति जिसके लिए इन नियमों द्वारा कवर किए गए मामलों के संबंध में किसी भी कानून के तहत या उसके तहत किसी समझौते में भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से पहले किए गए किसी समझौते के तहत विशेष प्रावधान किए गए हैं, या इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद ऐसा विशेष प्रावधानों के अंतर्गत है। ठीक है, तो ऐसे भी नियम जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी पूर्वानुमोदन से कोई अगर संशोधन या विशेष प्रावधान किए गए हैं तो उन पर भी ये लागू नहीं होंगे। ये प्रेसिडेंट के ने जिनको एम्पावर कर रखा है कि उनके ऊपर ये सीसी ए रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे, उन पर भी नहीं होते। तो 5 कैटेगरीज रखी गई है रेलवे के लिए, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं उनके लिए, आकस्मिक रोजगार के लिए, जो 1 महीने से कम समय के शॉर्ट नोटिस पर जॉब में लगे होते हैं उनके लिए, और लास्ट है ये राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। अगर हम इनको इंग्लिश में देखें तो दीज रूल शेल अप्लाई टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एवरी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिफेंस सर्विस। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं, और यहाँ तक कि रक्षा सेवा के जो सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन पर भी लागू होते हैं। लेकिन ये एनी रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन रूल 102 ऑफ वॉल्यूम 1 ऑफ द इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, उस जो इसके अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उन पर ये लागू नहीं होते हैं। एनी मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, any person in casual employment, any person subject to discharge from service on less than 1 month's notice, and any person for whom special provision made in respect of matters covered by these rules by or under any law for the time being in force, or by under any agreement entered into by
or with the previous approval of the president before or after the commencement of this रूल्स। ठीक है, तो इन रूल्स के बनने से पहले या बनने के बाद भी अगर राष्ट्रपति द्वारा किन्हीं सेवाओं को इन सीसीए रूल से मुक्त रखा गया है तो उन पर भी ये रूल लागू नहीं होते हैं। तो ये 5 ऐसे कैटेगरीज हैं जिन पर ये सीसीए रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो रूल नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये किस पर लागू होते हैं उसमें और डिटेल हम थोड़ा देख लेते हैं। उपनियम 1 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा सरकारी सेवकों के किसी समूह को इन सभी या इनमें से किसी नियम के संचालन से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ये अप टू द प्रेसिडेंट है, वो किसी भी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट सर्विस के जॉब के जो सर्वेंट्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके ऊपर ये जो सीसीए रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे ये राष्ट्रपति कभी भी डिसाइड कर सकते हैं और किसी को भी अंदर या बाहर कर सकते हैं। उपनियम 1 जो है उसी में दिया गया है कि भारतीय रेल स्थापना संहिता, जो रेलवे की अपनी रूल्स कोड्स हैं, किसी भी बात के होते हुए ये नियम उपनियम में अपवाद ए या ई के भीतर आने वाली सेवा या पद या अस्थायी रूप से स्थानांतरित प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पर लागू होंगे। किसके लिए? लेकिन ऐसे स्थानांतरण के लिए ये नियम लागू होंगे। ठीक है, इसमें ये है कि रेलवे के वे कर्मचारी जो रेलवे से डेप्यूटेशन या और किसी तरीके से जो है सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं तो उनके ऊपर भी ये नियम बाद में लागू होंगे। रेलवे में हैं और जब तक उन पर भारतीय रेल स्थापना संहिता लागू होगी तब तक उन पर ये नियम लागू नहीं होते, लेकिन अगर वहाँ से वो स्थानांतरित हो जाते हैं तो ऐसे में उन कर्मचारियों पर, रेलवे कर्मचारियों पर भी बाद में ये नियम लागू होंगे जो नए डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यदि इनमें कोई डाउट होता है, नियमों के रिलेटेड अगर कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई डाउट है, तो ये किस पर लागू होंगे या नहीं होंगे, ऐसा कोई डाउट है, या कोई व्यक्ति जिस पे नियम लागू होते हैं एक विशेष सेवा से संबंधित है, मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा जो उस पर निर्णय लेंगे। अगर ऐसा कोई डाउट आता है कि किस पर लागू होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसा कोई कन्फ्यूज़न है, तो ऐसे में उसका क्लैरिफिकेशन के लिए राष्ट्रपति के पास जो है राष्ट्रपति सचिवालय कार्यालय में लेटर भेजा जाएगा और वहाँ से क्लैरिफिकेशन मिलेगा, यानी और अन्य किसी को क्लैरिफाई करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल। ठीक है, द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर एक्सक्लूड एनी ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ दिस रूल्स। ठीक है, सीसीए रूल्स से राष्ट्रपति किसी भी सरकारी कर्मचारी को निकाल सकते हैं या उन पर लागू करा सकते हैं। ठीक है, और रेलवे के देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है, रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड अगर एप्लीकेबल है, दीज रूल शेल अप्लाई टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परली ट्रांसफर टू ए सर्विस और पोस्ट कमिंग विद एक्सेप्शन। ठीक है, अगर वो रेलवे से किसी अन्य डिपार्टमेंट में आते हैं तो उनके ऊपर भी ये लागू होंगे। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ए और ई जो क्लॉज है उसमें एक्सेप्शन दिए हुए हैं। यदि कोई डाउट अराइज होता है तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेदर दीज रूल्स और एनी ऑफ देम अप्लाई टू एनी पर्सन और वेदर एनी पर्सन टू होम दीज रूल्स अप्लाई बिलोंग्स ए पर्टिकुलर सर्विस, द मैटर शेल बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट हु शेल डिसाइड द सेम। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन होने पर कि सीसीए रूल एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे तो ये मैटर जो है प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया जाता है और वही ये डिसाइड करते हैं कि ये किस पर एप्लीकेबल होते हैं या किस पर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सीसीए रूल 3, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रूल्स। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं रूल जो है नंबर 4 पर, और रूल नंबर 4 जो है सीसीए का वो पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो जाता है। तो रूल नंबर 1 to 3 जो है पार्ट 1 का भाग है और रूल जो है 4 वो पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। पार्ट 2 जो है वो वर्गीकरण से है, क्लासिफिकेशन से है। तो क्लासिफिकेशन में ही है रूल नंबर 4 जो है वो सर्विसेज का क्लासिफिकेशन है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब होगी उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ये जो 4 कैटेगरीज है उनमें डिवाइड किया गया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ठीक है, ग्रुप ए, बी, सी और डी, ठीक है, इन 4 में डिवाइड किया गया था। तो सेंट्रल की जो सिविल सर्विसेज है वो मेनली 4 ग्रुप में डिवाइड थी 1965 के
अकॉर्डिंग, लेकिन अभी जो 7th पे कमीशन के बाद इसमें ग्रुप डी जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। अभी ओनली ग्रुप ए, बी और सी, तीन ही तरह की जो है यूनियन की सिविल सर्विसेज मानी गई है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज में अभी वर्तमान में तीन ही कैटेगरीज हैं, तीन ही तरह का क्लासिफिकेशन है सर्विसेज का, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रूल नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 सीसीए का पार्ट 2 है, रूल नंबर 5 है, और 5 जो है संबंधित है सेवाओं के वर्गीकरण से ही रिलेटेड है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड है। और इसमें नियम क्या है, यदि किसी सेवा में एक से अधिक ग्रेड हैं तो ऐसी सेवा के विभिन्न ग्रेडों को विभिन्न समूहों में शामिल किया जा सकता है। यानी जो ग्रुप ए, बी, सी जो है, जो भी ग्रेड्स हैं उसमें भी अगर बहुत सारे अलग सब ग्रेड्स हैं तो उन सबको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज किया जा सकता है, उनको भी जो है मिलाकर एक ग्रुप बनाया जा सकता है। इफ ए सर्विस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड ऑफ सच सर्विसेज में बी इंक्लूडेड इन डिफरेंट ग्रुप, तो उनको विभिन्न समूहों में शामिल किया जा सकता है। तो ये है क्या, नियम 5, रूल नंबर 5 ऑफ सीसीए रूल्स। क्लियर? ठीक है, इसके बाद आता है रूल नंबर 6। पार्ट 2 में जो है ये रूल नंबर 6 है, ये भी सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित है। अब सेवाओं का वर्गीकरण यहाँ किस तरह से है कि अंडर द यूनियन अदर देन दोज ऑर्डिनरी हेल्ड बाय पर्सन टू whom these rules do not apply shall by a general or special order of the president be classified as follow। ठीक है, संघ के जो भी सिविल पोस्ट हैं उन पदों को छोड़कर जिन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं, सामान्यतः राष्ट्रपति के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, जिन पर ये लागू होते हैं उन पर तो वो तो सेवाएं ग्रुप ए, बी, सी देख ही ली है, लेकिन इसके अलावा जिन पर लागू नहीं होते हैं वो भी जो है सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए में मानी जाएगी, ग्रुप बी में मानी जाएगी, जिन और ग्रुप सी और ग्रुप डी है। ग्रुप डी अभी हटा ही दिया गया है, इसलिए ग्रुप सी तक की पोस्ट जो है वो भी इसमें रखी गई है। तो सिविल पोस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो ग्रुप ए, बी और सी। ठीक है, सर्विसेज जो हैं वो ए, बी, सी है, और उसके बाद पोस्ट जो है वो भी ग्रुप ए, बी, सी में जो है डिवाइड की गई हैं। ये रूल नंबर 6 है सेवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज में। ठीक है, इसी रूल 6 का एक सब पार्ट है जिसे 6A कहा जाता है। 6A ये भी सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित है। ये जो 6A रूल है वो क्या कहता है कि ऑल रेफरेंसेस टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल पोस्ट, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 इन ऑल रूल्स, ऑर्डर, शेड्यूल्स, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन इन फोर्स immediately before the commencement of these rules shall be construed as references to central civil services, central civil post, group A, group B, group C and group D respectively, and any reference to class or classes therein in this context shall be construed as reference to group or groups as the case may be। ठीक है, तो इसमें सीधा सा जो है कि अगर किसी तरह के डाउट या किसी तरह की जो है कोई भी नियमों से संबंध, आदेशों से संबंध, अनुसूचियों और अधिसूचनाओं के संबंध में अगर किसी तरह के कुछ भी रेफरेंसेस की ज़रूरत है तो जैसा भी मामला हो वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट रहेगा। ग्रुप ए के लिए अलग तरह के रेफरेंस हैं, बी के लिए अलग है, सी के लिए अलग हैं, तो उन्हीं के आधार पर ये रेफरेंसेस माने जाएंगे किस तरह की पोस्ट है और किस तरह की सर्विसेज जो है जिसके संबंध में रेफरेंस मांगे गए हैं या मांगे जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी रेफरेंस जो है किस टाइप की सर्विस है और उसमें कौन से टाइप की पोस्ट है उसके संबंध में जो रूल है वो 6A में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है CCA का रूल नंबर। दोस्तों, स्वागत है आपका NCERT हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल पार्ट 2, रूल नंबर 7, 8 एंड 9। पार्ट 2 में रूल नंबर 7 है और पार्ट 3 में रूल नंबर 8 और 9 है। तो आज हम इन 3 रूल्स के बारे में जानेंगे। CCS के क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स, केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील के नियम
दो भाग 2 के नियम 7, 8 और 9 के बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। हम पहले ही जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 के लास्ट टॉपिक जनरल सेंट्रल सिविल सर्विसेज और पार्ट 3 के जो रूल नंबर 8 और 9 हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 8 में जो अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विसेज हैं और रूल नंबर 9 जो है अपॉइंटमेंट टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट है, उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 7 जो है उसके बारे में। रूल नंबर 7 जो है वो क्या कहता है, ये जो रूल है वो सामान्य केंद्रीय सेवा के बारे में है कि किसी भी समूह की केंद्रीय सिविल पदों को किसी अन्य केंद्रीय सिविल सेवा में शामिल नहीं किया गया है। यानी जितनी भी जनरल सेंट्रल सर्विसेज हैं वो सर्विसेज मानी जाएगी जो भारत सरकार की जो दूसरी सर्विसेज हैं उनमें शामिल नहीं हैं। जो रक्षा सेवा में या फिर जो हमारी रेलवे सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसमें जो शामिल नहीं है वही सेवाएं जो है सिविल सर्विसेज में काउंट की जाएगी। सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द जनरल सेंट्रल सर्विस ऑफ द corresponding group, and a government servant appointed to any such post shall be deemed to be a member of that service unless he is already a member of any other central services of the same group। ठीक है, तो ये जो रूल है ये कहता है कि अगर आप और अन्य किसी भारतीय सिविल सर्विसेज के एम्प्लॉय नहीं हैं तब आप जो है सामान्य केंद्रीय सेवा या जनरल सेंट्रल सर्विस के एम्प्लॉय माने जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा नियम है कि कौन जनरल सेंट्रल सर्विस कौन सी मानी जाएगी, जो अन्य किसी भारतीय सेवा यानी आईएएस या इंडियन रेलवे सर्विस उसके मेंबर नहीं है वो सब जो है भारतीय सिविल सेवा के सदस्य या एम्प्लॉय माने जाएंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 7 है। अब रूल नंबर 8 की बात करें तो रूल नंबर 8 में अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट के बारे में बात की गई है कि ग्रुप ए की जो भी सर्विसेज हैं या पोस्ट है उन पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा। ठीक है, ये रूल नंबर 8 है। तो रूल नंबर 8 जो है वो कहता है कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं ग्रुप ए में, समूह ए और उसकी जितनी भी पोस्ट हैं ग्रुप ए की सर्विसेज और ग्रुप ए की पोस्ट जितनी भी है उन सभी की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, बशर्ते कि राष्ट्रपति ऐसा कोई सामान्य विशेष आदेश जारी करता है जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को वो विनिर्दिष्ट करता है कि वो ऐसी नियुक्तियां करने की शक्ति रखेगा। अन्यथा ये सारी नियुक्तियां जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड सिविल पोस्ट ग्रुप ए शेल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये रूल नंबर 8 है जो ग्रुप ए सर्विसेज की पोस्ट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है राइट्स राष्ट्रपति को दिए गए हैं उसके बारे में बात करता है। ठीक है, सीधा सा नियम है। अब रूल नंबर 9 की बात करते हैं। रूल नंबर 9 जो है वो अपॉइंटमेंट्स टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट है अदर देन ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए के अलावा जितनी भी बी और सी की जो सर्विसेज और पोस्ट हैं उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये नियम है कि केंद्रीय सिविल सेवा जिसमें सामान्य केंद्रीय सेवा के अलावा जितने भी समूह बी, सी और डी है, डी अभी खत्म हो चुका है, कि सभी नियुक्तियां अनुसूची में इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा की जाएगी। यानी राष्ट्रपति ने जिन अधिकारियों को इसके लिए पावर्स दिए हैं वही उन जो है पोस्ट को रिक्रूट कर पाएंगे, अपॉइंटमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द सेंट्रल सर्विसेज civil services other than the general central services group B, group C and group D shall be made by the authorities specified in this behalf in the schedule। ठीक है, provided that in respect of group C and group D civilian services or civilian post in the defense services appointments may be made by officers empowered in this behalf by the अफोर्सेड ऑथोरिटीज। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो पोस्ट है उसमें जो विनिर्दिष्ट अधिकारी हैं रक्षा सेवा और अदर जो सर्विसेज हैं उसमें उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी जो होंगे वो भी इस तरह की नियुक्तियां कर सकते हैं।
ठीक है, ऐसी नियुक्तियां पूर्वोक्त अधिकारियों द्वारा इस संबंध में सशक्त अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो ग्रुप बी, सी और डी की पोस्ट के संबंध में ये अपॉइंटमेंट रूल है रूल नंबर 9। और 9 रूल जो है अदर देन ग्रुप ए सर्विसेज के लिए है। ग्रुप बी के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो अनुसूचित अधिकारी होंगे वो नियुक्तियां कर पाएंगे, और ग्रुप सी और डी के लिए है कि जो आदेशित अधिकारी है, निर्दिष्ट अधिकारी है, वो जिन अधिकारियों को ये शक्तियां प्रदान करेंगे वो भी इस तरह की नियुक्तियां कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रूल नंबर 9। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ और रह गई है कि सामान्य केंद्रीय सेवा में शामिल केंद्रीय सिविल पदों समूह बी और सी और डी में सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के सामान्य विशेष आदेश द्वारा उस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जहां इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। ठीक है, बी, सी और डी की अगर कोई पोस्ट है और राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कोई आदेश मतलब किसी अधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश जो है नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उनके द्वारा भी ऐसी नियुक्तियां की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो बी, सी, डी की पोस्ट है उसमें राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी या जो निर्दिष्ट अधिकारी होते हैं वो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 जो रूल है। Welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss a very important topic about the central civil rules. This is the most important topic. This is the most important rule, that is rule number 10, and rule number 10 is about suspension. आज की इस वीडियो में हम CCS के सबसे महत्वपूर्ण रूल सस्पेंशन यानी निलंबन, रूल नंबर 10 जो निलंबन से संबंधित है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये CCS रूल्स के भाग 4 का नियम 10 है जो निलंबन या सस्पेंशन से संबंधित है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को जो कि है निलंबन या सस्पेंशन के बारे में। आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये रूल CCS रूल्स 1965 के पार्ट 4 का रूल नंबर 10 है। सस्पेंशन का जो रूल है वो रूल नंबर 10 है। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस नियम के अंतर्गत, रूल नंबर 10 के अंतर्गत, नियुक्ति प्राधिकारी या कोई भी प्राधिकारी जिसके अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकारी या राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को निलंबन के तहत रख सकता है। ठीक है, तो ये निलंबन या सस्पेंशन का जो रूल है वो रूल नंबर 10 है। ये मेन बात है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट और द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और other authority empowered in that behalf by the president by general or special order may place a government servant under suspension। ठीक है, इसमें सस्पेंशन में रखा जा सकता है किन किन परिस्थितियों में। पहला, जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। जहां किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है तो ऐसे में उसको निलंबित किया जा सकता है, या वो कार्रवाई लंबित है उसमें भी निलंबन किया जा सकता है, या जहां पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में उसने खुद को राज्य की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल गतिविधियों में संलग्न किया है, या दूसरी कंडीशन ऐसी है कि जिसमें जो अधिकारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने राज्य की सुरक्षा के अगेंस्ट कोई कार्य किया है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, दो कंडीशन है यहाँ पर, वेर अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग, एंड द सेकंड वन, वेर इन द ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी अफोरसेड ही हैज engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हैं, ये दो मुख्य रीज़न हैं जिसके आधार पर किसी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि जहां किसी आपराधिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ मामला जांच या परीक्षण के अधीन है। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आपराधिक अपराध का मामला है तो ऐसे में उसको भी निलंबित किया जा सकता है। वेयर अ केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन।
ठीक है। कोई आपराधिक मामला भी होता है तो उसमें भी किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है, बशर्ते कि नियंत्रक महालेखा निरीक्षक द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा के एक सदस्य के संबंध में निलंबन के आदेश के मामले को छोड़कर लेखा सेवा और एक सहायक महालेखाकार या समकक्ष भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के एक नियमित सदस्य के अलावा के संबंध में जहां निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से कम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल है उनके डिपार्टमेंट में अगर ऐसा कोई निलंबन होता है तो वहाँ पर जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वही जो है सस्पेंशन के ऑर्डर को रिलीज कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी प्राधिकारी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो जो है ये सस्पेंशन कर सकती है और ऐसा प्राधिकारी तत्काल रिपोर्ट करेगा नियुक्ति प्राधिकारी जिन परिस्थितियों में आदेश दिया गया था। और अगर कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी या हायर अथॉरिटी जो है वो ना होकर कोई उसकी कम तर जो है अथॉरिटी रहती है तो ऐसे में उसको अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना होता है कि उसने किन कारणों से किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया है। ठीक है, तो आपराधिक स्थितियां जो रहती है, आपराधिक क्राइम जो है, क्रिमिनल ऑफेंस होने पर किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, तो दो कंडीशन यहाँ पर सस्पेंशन की आ गई हैं। अब बात करते हैं किसी कर्मचारी को जो है डीम्ड सस्पेंड भी माना जाता है। वो किस कंडीशन में है कि ए गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी डीम टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा सस्पेंड मान लिया जाएगा। किन परिस्थितियों में डीम्ड सस्पेंशन किन परिस्थितियों में होता है? ए विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन। जैसे ही कोई कर्मचारी पुलिस की डिटेंशन में, नज़रबंदी में रखा जाता है और इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी वेदर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई आपराधिक केस बनता है या और कोई दूसरा केस बनता है लेकिन उसको डिटेंशन में रखा जाता है, नज़रबंद रखा जाता है पुलिस द्वारा, तो उस स्थिति में किसी व्यक्ति को जो है निलंबित माना जाएगा। और ये जो डिटेंशन का पीरियड है वो एक्सीडिंग 48 आवर्स है। 48 आवर्स से ज़्यादा अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को पुलिस द्वारा नज़रबंद किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज है जो आपको ध्यान में रखना है। डीम्ड सस्पेंशन होता है, उसके लिए डिटेंशन की अवधि 48 आवर्स, मोर देन 48 आवर्स है। ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन इफ इन द इवेंट ऑफ ए कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस ही इज सेंटेंस्ड टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स एंड इज नॉट फोर्थविथ डिसमिस्ड और रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड कंसिक्वेंट टू सच कन्विक्शन। एक दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर दे रखी है कि जो सरकारी कर्मचारी है उसकी कोर्ट से दोष सिद्धि हो जाती है और उसको किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उससे 48 घंटे से अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। अगर उसे पहले ही बर्खास्त या हटाया नहीं गया है, उसे जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं दिया गया है, तो उसे क्या किया जाएगा? सस्पेंड माना जाएगा अगर उसे 48 घंटे से अधिक जो है की सज़ा होती है। तो 48 घंटे से अधिक का डिटेंशन होने या 48 घंटे से अधिक की सज़ा पाए जाने की स्थिति में किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड माना जाएगा, निलंबित माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है। फिर इसके बाद बात करते हैं जहां निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जुर्माना अपील में या इन नियमों के तहत समीक्षा के लिए खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, यानी किसी कर्मचारी को तब भी सस्पेंड माना जाएगा जहां सरकारी कर्मचारी ने जो भी अपील की है, ठीक है, उस अपील की समीक्षा, उसका रिव्यू नहीं किया जाता है और वो जो अपील है खारिज कर दी जाती है कि भाई आपको जो है सस्पेंड किया जाता है, तो वो सस्पेंड जो है माना जाएगा और मामले के आगे की जांच की कार्रवाई के लिए उसे किसी अन्य निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है। यानी उसे सस्पेंड किया जाता है, उसकी अपील भी खारिज कर दी जाती है और उस मामले को आगे की जांच के लिए प्रेषित किया जाता है। उनके निलंबन के आदेश को बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से लागू माना जाएगा।
और अगले आदेश तक लागू रहेगा। और उस व्यक्ति का निलंबन जो है, जब वो आदेश जारी किया गया था तब की डेट से लेकर अगले आदेश तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। वेयर अ पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज सेट असाइड in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry। यानी आपके केस की अगर आगे भी इंक्वायरी कंटिन्यू रहती है तो ऐसी स्थिति में आपका सस्पेंशन भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, वो डीम्ड सस्पेंशन रहेगा। आपकी कोई अपील जो होती है वो कैंसिल हो जाने पर जो है आप सस्पेंड ही माने जाएंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रूल है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी रूल 10 का जो फोर्थ पार्ट है, जहां एक सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से बर्खास्तगी हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अदालत और अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय के परिणाम स्वरूप या उसके परिणाम स्वरूप परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रद्द या घोषित या शून्य कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी कर्मचारी को जो है सेवा से हटाने या अनिवार्य कंपल्सरी रिटायरमेंट जैसी स्थिति होती है और उस स्थिति में अदालत जो है उस आदेश को रद्द कर देती है तो भी क्या है, सस्पेंशन की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, उसे क्या है, कंपल्सरी रिटायरमेंट या सेवा से हटाया नहीं जाएगा लेकिन उसका सस्पेंशन कंटिन्यू माना जाएगा। यदि मूल रूप से बर्खास्तगी हटाने या सेवानिवृत्ति का दंड लगाया गया था तो उसके खिलाफ आगे की जांच करने का फैसला करता है। यदि किसी कर्मचारी को जो है कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया था, उसे डिसमिसल या रिमूवल कर दिया था सर्विस और उसकी आगे की जांच का फैसला भी कंटिन्यू रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी कर्मचारी को मूल तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबन के तहत रखा माना जाएगा। यानी किसी को बर्खास्त कर दिएगा, रिमूवल कर दिएगा और उसकी इंक्वायरी आगे भी कंटिन्यू है तो ऐसी स्थिति में भी वो सस्पेंड ही माना जाएगा और बर्खास्तगी हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अगले आदेश तक निलंबन के अधीन रहेगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। अब इसकी शर्त क्या है, बशर्ते कि ऐसी कोई और जांच का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी स्थिति को पूरा करने का इरादा न हो जहां न्यायालय ने बिना किसी तकनीक आधार पर आदेश पारित किया हो। ठीक है, यानी इसमें अगर कोर्ट ने बिना किसी टेक्निकल प्रूफ या बेस के आधार पर भी अगर ऐसा आदेश दे दिया है तो निलंबन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए यही चीज़ यहाँ पर फिर से, वेयर अ पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेट असाइड or declared or rendered void in consequences of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority on a consideration of the circumstances of the case decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders। ठीक है, तो जब तक नए ऑर्डर नहीं हो जाते तब तक वह व्यक्ति कर्मचारी जो है वो सस्पेंड ही माना जाएगा, provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merit of the case। ठीक है, तो ये सारी परिस्थितियाँ रहती है, वहाँ पर भी सरकारी कर्मचारी को डीम्ड सस्पेंड माना जाएगा। अब रूल 10 का जो 5वां नियम है, उपनियम 7 में निहित प्रावधानों के अधीन और इस नियम के तहत किए गए या किए गए समझे जाने वाले निलंबन का आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या रद्द नहीं किया जाता। यानी ये जो निलंबन है, सस्पेंशन है, तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको रिवोक नहीं कर लिया जाता, उसे कैंसिल नहीं कर दिया जाता। यानी सस्पेंशन आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक कि अथॉरिटी उसको रिवोक नहीं करती है। ठीक है, तो सस्पेंशन को ख़त्म करने के लिए अगला आदेश आना ज़रूरी है।
लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं। आगे देखते हैं आगे क्या नियम कहता है। आगे 5th बी जो है वो ये कहता है कि जहां एक सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में या अन्यथा, और उस निलंबन की निरंतरता के दौरान उसके खिलाफ कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है, तो उसे रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी निलंबन के तहत उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए निर्देश दे सकता है कि सरकारी कर्मचारी ऐसे सभी या किसी भी कार्रवाई की समाप्ति तक निलंबन के अधीन रहेगा। तो ये जो नियम है वो ये कहता है कि किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया गया और उसी सस्पेंशन के दौरान कोई दूसरा मामला आ जाता है जहां पर भी उसके खिलाफ कोई जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है, डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ लिया जा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो निलंबन है वो कंटिन्यू रहेगा, वो सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा जब तक कि जितनी भी जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, तो एक मामले में अगर सस्पेंड किया गया और उसी समय कोई दूसरा मामला भी आ जाता है तो पहले वाले मामले का सस्पेंशन जो है वो कंटिन्यू माना जाएगा। ये जो है 5th बी रूल कहता है। ठीक है, किसी एक ही कर्मचारी पर एक साथ दो अलग अलग मामलों में अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही, एक मामले में सस्पेंड किया गया है तो दूसरे मामले में वह व्यक्ति की जांच कंटिन्यू रहेगी और उसे सस्पेंशन की स्थिति में ही, निलंबन की स्थिति में ही रहना होगा। तो ये 5th बी रूल जो है रूल 10 का कहता है। इसी रूल 10 का सस्पेंशन का जो रूल है उसमें 5th सी पार्ट क्या कहता है, इस नियम के तहत किए गए या किए समझे जाने वाले निलंबन के आदेश को किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है जिसने आदेश दिया है या माना जाता है, या किसी भी प्राधिकरण द्वारा जिसके अधीन वो प्राधिकारी अधीनस्थ है। तो ये जो 5th सी है रूल वो कहता है कि जो निलंबन का आदेश है वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा किसी भी समय मॉडिफाइड किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब उसे चेंज भी कर सकता है और उसको रिवोक भी, वापस भी लिया जा सकता है। यानी निलंबन जो है वो उस अथॉरिटी पर डिपेंड करेगा कि वो उसको चाहे जब जो है चेंज कर सकती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कभी भी इस निलंबन के आदेश को रद्द या संशोधित कर सकती है। तो ये रूल 5C जो है रूल नंबर 10 का ये कहता है। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 6। इस नियम के तहत किए गए या किए गए समझे जाने वाले निलंबन के आदेश की समीक्षा उस प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जो निलंबन की प्रभावी तिथि से 90 दिनों की समाप्ति से पहले निलंबन को संशोधित या रद्द करने के लिए सक्षम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रूल 10 का छठा नियम है वो ये कहता है कि कोई भी सस्पेंशन का ऑर्डर जो है, ठीक है, मेड और डीम टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शेल बी रिव्यूड बाय द अथॉरिटी विच इज कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन। वो कोई भी इस आदेश को रिव्यू कर सकता है और वो रिव्यू कर सकता है जो इस आदेश को मॉडिफाई और रिवोक करने का अधिकार रखता है। यानी जिसने सस्पेंड किया उससे ऊपर का कोई भी अधिकारी इसको फिर से रिव्यू भी कर सकता है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिव्यू कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस एंड पास ऑर्डर आइदर एक्सटेंडिंग और रिवोकिंग द सस्पेंशन। ठीक है, तो जो रिव्यू कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पर उस सस्पेंशन को जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, रिवोक भी किया जा सकता है। ठीक है, subsequent review shall be made before expiry of the extended period of suspension। ठीक है, निलंबन की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले बाद जो है उसकी समीक्षा की जाएगी। यानी जो भी एक्सटेंडेड पीरियड आपने निलंबन का, सस्पेंशन का बढ़ाया, उसकी समाप्ति से पहले आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। निलंबन का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ जो रिव्यू है वो एक बार में 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। यानी किसी भी सस्पेंशन को अगर एक्सटेंड किया जाता है तो वो एक बार में 180 दिन यानी 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सस्पेंशन जो है अगर एक्सटेंड होता है तो वो 6 महीने तक ही मैक्सिमम एक बार में एक्सटेंड किया जा सकता है। ये रूल नंबर 6 जो है वो कहता है। फिर इसी का
रूल नंबर 10 का ही 7 जो उपनियम है वो ये क्या कहता है कि 1 या 2 के तहत किया गया माना गया निलंबन का आदेश 90 दिनों की अवधि के बाद वैध नहीं होगा। यानी कोई भी सस्पेंशन का ऑर्डर, एक बार में जो सस्पेंड का ऑर्डर आ चुका है वो 90 डेज के लिए वैलिड होगा। यानी सस्पेंशन 90 दिनों की अवधि के लिए होता है जब तक कि उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता। यानी अगर उसको एक्सटेंड कर दिया तो वो आगे कितने भी दिनों, मैक्सिमम 180 डेज के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में। लेकिन अगर किसी को सस्पेंड किया गया है तो मैक्सिमम 90 डेज के लिए होता है। और अगर रिव्यू के बाद 90 दिनों की समाप्ति के बाद इसे आगे बढ़ाने की अवधि के लिए अगर इसको नहीं बढ़ाया जाता है, नहीं सस्पेंशन को अगर एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो वो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल माना जाएगा, रिवोक हो जाएगा। यानी एक बार में 90 दिनों का सस्पेंशन होता है, अगर उसे रिव्यू के बाद एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो 90 दिनों की समाप्ति पर वो सस्पेंशन अपने आप जो है वो रद्द या निरस्त माना जाएगा। ठीक है, ये जो है 7 रूल 10 का 7 उपनियम जो है वो ये बात कहता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। और ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सस्पेंशन किन परिस्थितियों में होता है, तो मेनली आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने की संभावना है, आपने ऐसा कोई कार्य किया है जो सरकार की सुरक्षा के विरुद्ध है, तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। आप अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है और 48 घंटे से अधिक की अवधि में आपको डिटेन किया जाता है पुलिस द्वारा, या फिर आपको इससे अधिक 48 घंटे से अधिक की सज़ा मिलती है तो आप सस्पेंड रहते हैं। सस्पेंशन के ऑर्डर को रिवोक किया जा सकता है, रद्द निरस्त किया जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। एक बार में किसी भी सस्पेंशन को जो है 180 दिनों से अधिक एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। सस्पेंड किया गया आदेश 90 दिनों तक प्रभावी रहता है अगर वो रिव्यू के बाद एक्सटेंड नहीं किया जाता है। एक्सटेंड किया जाएगा तो वो आगे मैक्सिमम 6 महीने तक एक बार में एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस रूल नंबर 10 सस्पेंशन के रूल के अंतर्गत आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल, सभी को इसके बारे में इनके नियमों उपनियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये सारे नियम उपनियम समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ नाइस डे।